तो आज का शुरू करते हैं एंड सो वैम्प में किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है ना। वैम्प इंस्टॉल हो गया तो उसे चेक करने के लिए हम लोकल होस्ट पेज ओपन कर सकते हैं, तो चेक कर सकते हैं कि हाँ वैम्प जो है हमारा काम कर रहा है सही से। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एजेक्स एपीआई से। ठीक है। एंड HTML CSS बूटस्ट्रैप की भी कवर हो गया हमारा, एंड PHP भी हमारी स्टार्ट हो गई है। तो हमारे फॉर्म में एक दिक्कत ये थी अभी, /sms/registration.php। तो इसमें जो ड्रॉप डाउन आ रहे हैं ये डायनामिक नहीं है ड्रॉप डाउन हमारे। ठीक है। तो उसको हमें डायनेमिकली यहाँ पे शो करवाना है। ठीक है। तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि यहाँ पे सारी की सारी कंट्रीज़ आ जाए, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स आ जाए, यहाँ पे सारी सिटीज़ आ जाए। बट दिक्कत क्या होगी कि अगर हम यहाँ पे सारे स्टेट ले आए तो इतनी सारी कंट्रीज़ के इतने सारे स्टेट हो जाएंगे, और इतने सारे स्टेट्स की इतनी सारी सिटीज़ फिर हमें यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो ब्राउज़र इतने सारे डेटा को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन यही होता है कि पहले कंट्री सेलेक्ट करें, कंट्री सेलेक्ट करने के बाद ही फिर उस स्टेट की कंट्रीज यहाँ पे लोड हो, एंड उसके बाद फिर उसी स्टेट के बेस पे सिटी जो है वो लोड हो। ठीक है। तो ये चीज़ हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर इसके बाद अपने लॉगिन पेज को कनेक्ट कर देंगे हमारे मेन पेज से, ताकि कोई भी यूज़र डेटाबेस से कनेक्ट कर देंगे तो कोई भी यूज़र अगर लॉगिन करता है तो वो इसलिए लॉगिन करता है। ठीक है। तो अगर कोई डाउट होता है तो फिर बता देना। ठीक है। और सीधा सीधा कोई डाउट आता है बताते रहो। तो हमें सारी कंट्रीज़ का डेटा एंड उसकी सारी स्टेट्स का डेटा एंड सारी सिटीज़ का डेटा ये हम लोगों को कहीं और से इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि SQL इंपोर्ट कंट्री स्टेट सिटी तो यहाँ पे डेटाबेस मिल जाना चाहिए हमें। तीन चीज़ें हमें चाहिए और SQL के फॉर्मेट में अवेलेबल है। इसी तरीके का हमें चाहिए। ठीक है। अब इसका डेटाबेस कैसे डाउनलोड होगा वो एक बार देख लेते हैं। इस SQL के फोल्डर के अंदर हमारे पास इन सब की SQL है। ठीक है। बट इसको हमें एक बार देखना पड़ेगा। जैसे कंट्रीज़ है ये डाउनलोड तो हो जाएगा। ठीक है। इसमें हमारे पास ID है
नेम है, जो टेबल है टेबल में क्या क्या एंट्रीज है ये मैं चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये टेबल क्रिएट हो जाएगी हमारे डेटाबेस में और ये सब चीज़ें हैं। अब ये जो आईडी है कंट्री आईडी, ये स्टेट वाली एसक्यूएल के अंदर भी होना चाहिए, तभी मैं इनका जॉइन लगा करके डेटा निकाल पाऊँगा। यहाँ पे आईडी है, कंट्री आईडी है, ठीक है। एंड सिटी में मेरा कंट्री आईडी भी होना चाहिए एंड स्टेट आईडी भी होना चाहिए। तो इसमें काफ़ी सारा डेटा इस वजह से शो नहीं कर पा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट आईडी भी है, कंट्री आईडी भी है, ठीक है। तो इस डेटाबेस का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो उसको डाउनलोड इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं? तो मुझे इसका पूरा फोल्डर ही डाउनलोड करना पड़ेगा। देखते कितने MB का। सो इस डेटाबेस को हम लोग अपने एंड पे इंपोर्ट कर देंगे। ठीक है, इंपोर्ट कैसे करते हैं एसक्यूएल का डेटा एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंट्रीज़ को इंपोर्ट करते हैं, कंट्रीज टेबल को। तो इसके लिए हम लोगों को अपना PHP MyAdmin पे जाना होगा। और अपनी टेबल के अंदर जाएंगे। हमारी टेबल का नाम था स्टूडेंट DB, ठीक है। और इसमें एंट्रीज भी हमारी वाली सारे, ओके। तो जो हमारे स्टूडेंट्स DB का डेटाबेस है
इसमें हमें और टेबल्स इंपोर्ट करनी है। तो मैं जाऊंगा इंपोर्ट पे, चूज़ फाइल, एंड मेरे को जाना उस लोकेशन पे जहाँ पे मेरा ये फ़ाइल मैंने रखी हुई है। तो मैंने फ़ाइल उसी जगह पे अपलोड कर दी थी जहाँ पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट है एसएमएस के अंदर। एंड यहाँ पे कंट्रीज़ का डेटा जो है, ठीक है। तो ये फ़ाइल मेरी यहाँ पे मैंने डाल दी है और इसको हम लोग गो करते हैं। अभी लोड हो रहा है, देखते हैं लोड होने के बाद क्या आता है। तो यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, सक्सेस का ही रिज़ल्ट आया ज़्यादातर, कि कहीं एरर वगैरह कोई नहीं आई। अब हम कंट्रीज़ की टेबल भी हमारी यहाँ पे आ गई है, इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ सारा डेटा आया है कि नहीं आया। करेंसी वगैरह सब कुछ आ गया है, लैंग्वेज जो भी डिटेल्स होती है। इसी तरीके से हम अपनी दोनों टेबल्स और इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसका कि हमें यूज़ होगा स्टेट एंड देन सिटीज़। क्योंकि स्टेट का डेटा ज़्यादा है, इस वजह से लोड ले रहा है वो अपलोड होने में। सो अगर सर्वर पे हमें बड़ा डेटाबेस इंपोर्ट करना होता है तो उसको हम इस तरीके से नहीं करते, इस तरीके से छोटा डेटाबेस ही हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये भी हमारा हो गया इंपोर्ट, एंड कोई एरर नहीं आया इंपोर्ट के टाइम पे। कभी कभार हो सकता है कुछ एरर आए, तो वो हमें फिर देखना पड़ता है क्या एरर है, उसके हिसाब से हमें। तो एक तीसरा जो सिटीज़ वाला डेटाबेस है उसको भी हम लोग इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट करने में कोई इशू तो नहीं लग रहा है ना, सिंपल है। तो एजेक्स सीखने के लिए हमें थोड़ा बहुत पहले जावास्क्रिप्ट का भी आइडिया होना चाहिए, ताकि हम लोग एजेक्स की कॉलिंग कर पाएँ। और एजेक्स जो है वो एक्चुअली जेक्वेरी का पार्ट है, ठीक है। तो और जेक्वेरी जो है हमारा वो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। तो हम लोग को जावास्क्रिप्ट ना सीख के जेक्वेरी डायरेक्टली सीख लेते हैं, या क्योंकि हमें उसी का डायरेक्टली काम है। और फ्रेमवर्क क्या करता है, हमारे काम को इजी बना देता है। जैसे बूटस्ट्रैप है, वो सीएसएस का फ्रेमवर्क है, तो हमें कोर सीएसएस पे काम ना करके ऑलरेडी किसी लाइब्रेरी फाइल्स का यूज़ करके हम लोग ईजिली काम कर सकते हैं। इसी तरीके से जेक्वेरी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है एंड फ्रेमवर्क है, एंड उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जेक्वेरी को हम लोग देख लेते हैं कैसे अपने प्रोजेक्ट में डालना होता है, या एजेक्स को देख लेते हैं, ठीक है। एजेक्स रिक्वेस्ट जेक्वेरी, और यहाँ पे सिंपल सा एक हमें
इस तरीके का कोड यूज़ करना होता है कोई भी रिक्वेस्ट भेजने के लिए। एंड यहाँ पे देखो ये जे एजेक्स की जो है हमारी स्क्रिप्ट है। यहाँ पे देखो एजेक्स और ये jQuery का पार्ट है, ठीक है। और इसका यहाँ पे वर्जन वगैरह भी दे रखा है ना। सो यहाँ पे हमारा ये अभी ऑलरेडी अपलोड हो रहा है सिटीज़ वाला। ये बड़ा होगा क्योंकि इसमें सारी कंट्रीज़ की, सारे स्टेट्स की सिटीज़ आएंगी, तो शायद इसको टाइम लगे। तब तक हम लोग देख लेते हैं कि एजेक्स रिक्वेस्ट हमको भेजते कैसे हम लोग, है ना। और एक रिक्वेस्ट भेज करके भी देख लेते हैं। तो हम लोग को एक इतना स्क्रिप्ट का पार्ट तो कॉपी करके रखना ही पड़ेगा। एंड हेड के अंदर हमारा रहता है स्क्रिप्ट का कोड, बॉडी के अंदर भी हम स्क्रिप्ट का कोड लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। जहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना है वहाँ पे हम लोग वाला कोड लगा लें, उसमें कोई इशू नहीं है। बट कई स्क्रिप्ट फाइल्स जो है वो काम नहीं करती है। जैसे एक स्क्रिप्ट फाइल अगर दूसरी स्क्रिप्ट फाइल को ओवरराइट कर रही है तो उस केस में इशू आता है। तो वहाँ पे हमें चेक करना होता है कि कौन सी स्क्रिप्ट फाइल को पहले हम लोग लोड करें। इसीलिए हम लोग कई बार कुछ स्क्रिप्ट फाइल को फूटर में भी लोड करते हैं अगर वर्क नहीं करती है वो, तो है ना। अगर एरर आती है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें, अभी तो हमारे में एक ही स्क्रिप्ट फाइल ऐड हो रही है तो इसलिए अभी कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। बट जहाँ 2-3 चीज़ें अलग अलग हम लोग लाइब्रेरी यूज़ करते हैं तब वहाँ पे हमें इशू आते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। एंड उसको रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि हम लोग देख लें कि प्रायोरिटी प्रेफरेंस किसको हमें देनी है। सो यहाँ पे हम दूसरा जो स्क्रिप्ट का कोड है इसको अभी हम बॉडी के बाहर सबसे एंड में लगाएंगे इस कोड को, ठीक है, हमारा वाला जो कोड है। तो यहाँ पे हमें ये कोड क्या रहा है, डॉलर जो है ये jQuery को रिप्रेजेंट करता है। एंड ये जो फॉर्मेट है ये jQuery का फॉर्मेट है कि हाँ इस फॉर्मेट में हम लोगों को करना पड़ता है ना। अब डॉट रेडी फंक्शन क्या बताता है, ये कहता है jQuery का एक ऑब्जेक्ट है, ये अलग अलग चीज़ें ले सकता है, ये डॉक्यूमेंट ले सकता है ना, और भी तरीके की चीज़ें ये मतलब इसके पैरामीटर हम लोग सेंड कर सकते हैं। अब इसका फंक्शन है रेडी, तो ये कह रहा है डॉक्यूमेंट जब हमारा रेडी हो जाए तो उस समय ये वाला फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा, तुरंत ही कॉल हो जाएगा। एक तरीका तो ये होता है कि हम लोग बता दें कि हाँ जब ऐसा हो तब ये वाला फंक्शन कॉल हो, उसको भी करके दिखाता हूँ मैं। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, हे, अब मैं चाहता हूँ ये फंक्शन एक कुछ अलर्ट करवाए, ठीक है। अब इस हे फंक्शन को मैंने अपने जावास्क्रिप्ट में बना तो लिया है, बट मैं इसको अपनी मर्ज़ी से कॉल करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं बटन बनाऊँ, और उसको मैं BTN क्लास दे देता हूँ। एंड इस बटन पे मैं लिख देता हूँ हे। अब जब मैं इस हे पे क्लिक करूँ तो ही मेरा ये वाला कॉल हो फंक्शन। मैं यहाँ पे लिख दूँगा ऑन क्लिक और इक्वल टू फंक्शन का नाम। फंक्शन को हमेशा हम लोग को जब कॉल करते हैं तो स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज हमेशा करना ही होता है, तभी हमें पता चलता है ये फंक्शन है, ठीक है। तो लॉगिन पेज पे है, हम इसको एक बार लॉगिन पेज पे तो फ़ायदा नहीं है ना इसको करने का, तो हम लोग इसको रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे डाल देते हैं। कॉलम 2 यहाँ पे। अब हमें ये कोड भी अपना यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। एंड
जे क्वेरी भी इंसर्ट करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन पेज पे मैंने ये सब चीज़ें मूव कर दी। यहाँ पे कुछ एरर आया है, ठीक है। ये एरर आया है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इसने ले लिया था, मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम हो गया था, इस वजह से ये एरर आया है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम होता है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं MySQL में। तो मैं लिख देता हूँ वैम इंक्रीज़ मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम। तो अगर हम लोग इस तरीके की एरर्स को बार बार देखते रहते हैं तो फिर हमें आइडिया होता है कहाँ पर जाकर ही चेंज करना होता है, ठीक है। तो PHP माई एडमिन के अंदर हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे फाइल का नेम है .config। ठीक है, इसके अंदर देखते जाते हैं। देख लेते हैं कहाँ पे ये वाली फाइल php.ini में सोल्यूशन php.ini। अब PHP के भी अलग अलग वर्जन है, हमें चेक करना है कि हमारा PHP का कौन सा वर्जन चल रहा है। तो मैं लोकल होस्ट पे जाऊँगा और उसे चेक कर सकता हूँ। तो इस वक्त मेरा 7.3.12 वर्जन है PHP का, 7.3.12 एंड php.ini इसको एडिट करता हूँ मैं। मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम एक बार आ रहा है, ये 120 सेकेंड्स है। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है ये चीज़ PHP के लिए है, सेम यही चीज़ हमारे पास MySQL के भी होना चाहिए। एक बार देख लेते हैं। .ini नहीं, .config नहीं। सो कौन सी फाइल है? .config फाइल वैम एलियास। ये
एंड यहाँ पे भी हमारे पास मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम का ऑप्शन आ रहा है 360 सेकेंड्स। तो 60 मिनट, इसको हम बढ़ा करके कितना करें, 5600 इन सेकेंड्स में होगा ना, 5 मिनट हो जाएगा हमारा, 5 से 6 मिनट। ओके ठीक है, सेव करके दोबारा से करके देखते हैं और एक बार देख लेते हैं कि वो कितनी फाइल अपलोड हो गई थी हमारी। लोकल होस्ट में गए और सिटीज़ वाली टेबल में जाते हैं एक बार, एंड काफ़ी सारी एंट्री हो गई, लेकिन इसका ये पक्का नहीं है कि सारी एंट्रीज हुई कि नहीं, क्योंकि बीच में एरर आ गई थी। तो मैं क्या करूँगा, इस डेटाबेस को ड्रॉप कर दूँगा। ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट कर देना, एम्प्टी करने का मतलब होता है ट्रंकेट कर देना, ठीक है। बट मैं ड्रॉप करूँगा इसे और फिर से मैं इसे इंपोर्ट करता हूँ। और जब तक ये होता रहेगा तब तक हम लोग एक बार एजेक्स की रिक्वेस्ट पे वापस आ जाते हैं। registration.php पे हम लोग थे और हमने एक हे करके बटन यहाँ पे लगाया है, ठीक है। एंड इस पर क्लिक करने पे अलर्ट होना चाहिए हमें, हे हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा कोड सही रन कर रहा है जावास्क्रिप्ट का। तो वापस से आ जाते हैं हम लोग registration.php पे। तो हम इस तरीके से भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं कि जब यूज़ करना है तब यूज़ कर लो, है ना। बट हमको क्या करना है ना, इंस्टेंट फंक्शन को रन करना है। कब रन करना है कि ये एक बटन है, जब इस बटन पे कोई क्लिक करे तो मैं अब यहाँ पे अब मैंने बटन बनाया हुआ है, बट मैं कैसे बता सकता हूँ किसी बटन के बारे में कि मैं किसी बटन को जानता हूँ। मुझे उस बटन को कोई आईडी या क्लास देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इस बटन को जो मैंने यहाँ पे है btn क्लास है, तो मैं एक इसे यूनिक क्लास देता हूँ हे, या मैं आईडी भी दे सकता हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। एक बार क्लास दे करके कर लेते हैं, फिर उसके बाद आईडी दे के करेंगे। तो मैंने डॉट हे लिख दिया। तो इसके क्लिक होने पे ये जो एजेक्स की रिक्वेस्ट जा रही है इसको मैं हटा देता हूँ अभी, और चेक करने के लिए कि हाँ यहाँ तक फंक्शन मेरा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो मैं अलर्ट कर दूँगा। तो मैं ये श्योर हो जाऊँगा कि हाँ यहाँ तक का फंक्शन मेरा सही से काम कर रहा है। अब मैं चेंज कर देता हूँ ताकि ये ना हो कि पुराना ही कोड रन हो रहा है। तो मैंने हाई लिख दिया, इस बार हाई आना चाहिए। तो रिफ्रेश एंड क्लिक, तो इस बार नहीं आया है ना, मोस्ट प्रोबेबली कोई एरर आई होगी। तो एक बार चेक कर लेते हैं, कंसोल में हम लोग एरर्स वगैरह सब देख सकते हैं। तो कंसोल में देखो यहाँ पे हमारे एरर आने लगी और ये बता भी रहा है कि कहाँ पे एरर है। मैं पेज को रिलोड करता हूँ, देखिए यहाँ पे एरर बता रहा है कहाँ पर है, तो यहाँ कुछ एरर है, ठीक है। तो मैंने ये जो एजेक्स का फंक्शन कॉल किया था, मैंने इसको ऑफ नहीं करा, इसी वजह से एरर आ रही होगी, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के ज़्यादातर जो एरर्स है वो हमें कंसोल में जा कर के पता चल जाते हैं। मैं फिर से लोड करूँगा पेज, तो इस बार कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 3 एलिमेंट्स मिले उसे जिसकी नॉन यूनिक आईडी है, ठीक है। ये देखो, तो जो हमारा इसका इंटरप्रेटर होता है ब्राउज़र का, वो ये सब चीज़ें मेंशन कर, इसलिए बोलते हैं ना कि सेम आईडी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो वो उसको एक एरर अवॉइड करके हमारे दे देता है कि हाँ ये देखो इनकी आईडी सेम है, ठीक है। वो हमारा नहीं है, हमने पेज रिफ्रेश किया, हे पे क्लिक करके अलर्ट होना चाहिए हाई, तो हमारा अलर्ट हो रहा है हाई, ठीक है। इसका मतलब कि हमारा कोड जो है सही रन कर रहा है। अगर हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर का काम जो हम करवाना चाहते हैं वो
वर्क करेगा वैसे ही, इसके अंदर जो भी हम लोग कोड लिखेंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, एक डमी यूआरएल पे रिक्वेस्ट भेजते हैं और देखते हैं कि हाँ हमारा एजेक्स का फंक्शन सही से कॉल कर पा रहा है कि नहीं यूआरएल को, मतलब हमारा एजेक्स सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम लोग पहले मैं इनको हटा देता हूँ यहाँ से। एंड यहाँ पे मैं टाइप करूँगा डमी जेसन एपीआई। तो जेसन प्लेस होल्डर करके एक वेबसाइट है या मोकी करके है, इनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमारे पास है, ये हमें एक पोस्ट को गेट करके देगा, है ना। तो ये डेटा हमारे पास लोड हो जाएगा अगर इस यूआरएल पे हमारा एजेक्स सही से हिट कर गया तो। ट्राई करते हैं एक बार। तो हम लोगों को कंट्रोल वाई इसको हटा देते हैं। अब जो यूआरएल है यहाँ पे, इसकी जगह पे वो वाला यूआरएल डाल देते हैं। ठीक है, तो अब ये हम चाहते हैं उसका जो डेटा है वो लोड हो जाए इसी बटन के नीचे। तो मैं यहाँ पे एक डिवीज़न देता हूँ और यहाँ पे जो है मेरा सारा का सारा कंटेंट लोड हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे को यू वाली आईडी से देनी पड़ेगी। तो अलग अलग तरीके, या तो मैं इसको क्लास भी दे सकता हूँ, क्लास का नेम, और यहाँ पे डॉट कर दूँगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हैश division1 लिखा है, इसको मैं इसलिए आईडी दे देता हूँ। तो इस डिवीज़न के अंदर जा कर के मेरा वहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा वो वाला डेटा लोड हो जाएगा। अभी तक जो भी हमने बेसिक सी चीज़ करी है कि बटन पे क्लिक करके हमारा, ठीक है, इस बटन पे क्लिक करके ये फंक्शन कॉल हो रहा है एंड इसके अंदर जो कोड है वो उसी समय चलेगा जब हम क्लिक करेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो बताना। ओके, हमारा रजिस्ट्रेशन पेज कहाँ गया? लोकल होस्ट SMS registration.pg। तो यहाँ पे हम लोग हे पे क्लिक करेंगे तो नीचे और भी हमारा, क्लिक करा मैंने बट कुछ हुआ नहीं इसको क्लिक करके है। तो एक बार देख लेते हैं क्या कंसोल में कोई एरर आ रही है। Ctrl+Shift+I दबा करके मैंने इसको ओपन किया। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, इससे हम प्रीवियस जितनी भी कंसोल को अपना क्लियर कर सकते हैं। तो लोड किया तो अभी कोई एरर नहीं है। अब मैं हे पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ एरर बता रहा है यहाँ पे, अनकॉर्ड रेफरेंस एरर, हे इज़ नॉट डिफाइंड। सो इस लाइन पे ये एरर आ रही है। एंड ऐसे तो समझ में नहीं आ रही है बट चेक कर लेते हैं। तो ये पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये सब लोड हो जाना चाहिए। फॉर्मेट करें, ठीक है। मैं एक बार फिर से डिबग करता हूँ, देखता हूँ यहाँ तक सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इतना तो काम कर रहा है बट ये नीचे एक एरर आ रही है, मतलब इसका मतलब एरर पहले भी आ रही थी। तो इस एरर को देख लेते हैं किस वजह से आ रही है। एंड ये कह रहा है हे इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसा क्यों कह रहा है?
यहाँ पे जाते हैं बटन, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे क्लास ऑन क्लिक, या फिर से चेक कर लेते हैं। मैंने बस नाम चेंज किया है बटन का, यहाँ पे है की जगह बटन लिख दिया, बट अभी भी वो एरर आ रही है, अनकॉट रेफरेंस एरर। तो शायद ये इस चीज़ को कह रहा है। डबल वाई कर देता हूँ इसे। अच्छा, ठीक है। तो एक्चुअली ये फंक्शन अब मेरा है नहीं। इस फंक्शन को तो मैंने उस समय लगाया था जब मैं टेस्टिंग कर रहा था, ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए वो कह रहा है कि ये नॉट डिफाइंड है, इस वजह से एरर आ रही है। और क्योंकि सेम प्रॉपर्टी ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी लगी हुई है, इस वजह से इशू आ रहा है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया इशू किस वजह से आ रहा है, ठीक है। अलर्ट भी मैं हटा देता हूँ एंड एजेक्स को उसको वापस से अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है इसलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पे मैंने एक फंक्शन इसके आगे लगाया था, और उस समय हमने एक फंक्शन भी बनाया था हे के नाम का, इस वजह से वो इशू आ रहा था। अब कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि जैसे हे पे क्लिक हो तो ये हमारा कॉल होना चाहिए। एक बार फिर से कोड को चेक करते हैं, क्लियर कर देते हैं एंड देन बटन पे क्लिक किया, कोई एरर नहीं आया, बट कुछ हुआ भी नहीं, ठीक है। कंसोल को फिर से मैं क्लियर करूँगा, पेज को फिर से लोड करता हूँ एंड इस पर नेटवर्क वाले टैब में आऊँगा मैं, एंड नेटवर्क वाले टैब को भी मैं एम्प्टी कर दूँगा यहाँ से। नेटवर्क वाले टैब में क्या होता है, जितनी भी रिक्वेस्ट हमारी जाती है वो सारी, अच्छा हमारे इसमें फिर से कुछ एरर आई है तो पता नहीं, शायद मेरे को वापस से रीस्टार्ट करना चाहिए था सर्वर को, बट ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर में देखते हैं, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूँगा तो ये नेटवर्क पे रिक्वेस्ट जाएगी, ये रिक्वेस्ट गई, ठीक है। अब मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो इसके बारे में मेरे को डिटेल्स आ जाएंगी कि रिक्वेस्ट में क्या क्या भेजा गया है, और मैं इसका रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पे प्रीव्यू भी कर सकता हूँ। तो इसके रिस्पॉन्स में ये चीज़ आ रही है, बट ये चीज़ मेरी वहाँ पे राइट नहीं हो रही है, ओके। जो ये डिवीज़न 1 मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे वो चीज़ राइट नहीं हो रही है रिज़ल्ट। तो एक बार मैं रैप करता हूँ पहले, तो यहाँ पे सक्सेस में ये वाला फंक्शन लोड होगा और रिज़ल्ट यहाँ पे। अच्छा एक और चीज़ है, मैं इस रिज़ल्ट को console.log भी करा सकता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं console.log हाई करा के देखता हूँ कि मेरे कंसोल में हाई लिखा हुआ आ जाएगा इस वाली लाइन से। इसका मतलब ये होता है, इसका भी यूज़ हम लोग डिबगिंग करने के लिए करते हैं, क्योंकि हर जगह हम अलर्ट नहीं लिख सकते हैं, और अलर्ट आगे के कोड के एग्जीक्यूशन को रोक भी देता है। बट console.log करेंगे तो ये एग्जीक्यूशन को पूरा होने देगा, रोकेगा नहीं वहाँ पे। तो एक बार हम लोग इस तरीके से भी करते हैं। मैंने नेटवर्क भी क्लियर कर दिया, कंसोल भी क्लियर कर दिया, इसको रिफ्रेश करता हूँ और बटन को क्लिक करता हूँ तो हाई लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा जो मेरी रिक्वेस्ट जा रही है नेटवर्क से, इस बार नहीं, हाँ ये, तो अब इसका रिस्पांस भी आ रहा है, रिस्पांस आने में भी कोई इशू नहीं आ रहा है ना। बट अभी शायद इसको डिकोड होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको अच्छा हम देख सकते हैं यहाँ पे डिवीज़न 1 के अंदर कुछ है कि नहीं। इसके अंदर अभी भी कुछ नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, console log में अपने रिज़ल्ट को सेव करवा के देखते हैं क्या आता है। तो
तो console डॉट लॉग में हम लोग रिजल्ट डालेंगे और दोनों चीज़ लॉग कर देते हैं। एंड इसके नीचे हेलो लिख देते हैं ताकि मेरे को पता चल जाए कि हाँ रिजल्ट चेक करते हैं। ओके, सो बटन पे क्लिक किया और मेरा रिस्पॉन्स यहाँ पर भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब मेरे रिस्पॉन्स को, अच्छा मेरे को इतना पता चल गया कि नेटवर्क पे रिक्वेस्ट जा रही है, रिक्वेस्ट में कोई एरर नहीं है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भी ला करके दे रहा है। ठीक है, एंड अगर मैं कंसोल में जाता हूँ तो उस रिस्पॉन्स को प्रिंट भी कर पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे उसको प्रिंट करने में कुछ दिक्कत आ रही है। यहाँ पे डेटा सेव नहीं हो रहा है मेरा इसके HTML के अंदर, है ना। तो मैं इसको एक बार अपेंड करके देखता हूँ। अपेंड भी एक कीवर्ड होता है जो कि इसके अंदर इस डेटा को ऐड कर देता है। करके देखते हैं। नहीं, इसमें अभी भी कुछ नहीं हुआ, तो बट रिज़ल्ट सही आ रहा है ना। इसका एक इशू ये भी हो सकता है, ये मेरा जेसन का डेटा है तो उसकी वजह से भी कुछ दिक्कत हो सकती है, पर चलना चाहिए इस कोड को। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको मैं इस डिवीज़न की आईडी चेंज करके लिखता हूँ, रिजल्ट डेटा, और इसको क्लास कर देता हूँ। ठीक है, और इस क्लास को यहीं पे रहने देता हूँ एंड यहाँ पे मैं इसकी जगह पे डॉट कर देता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ डाटा डाल भी देता हूँ, रिजल्ट हियर। एक बार फिर से लोड करके देखते हैं। अच्छा, मेरा रिज़ल्ट हेयर यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ, तो यहीं पे मेरा रिज़ल्ट भी आना चाहिए। बटन पे क्लिक किया, बट यहाँ पे रिज़ल्ट के आगे कुछ नहीं है। ठीक है, इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है क्या? jQuery write data into division, एंड .html यूज़ होता है, बट ये वर्क नहीं कर रहा है। देखते हैं और क्या ऑप्शन है। अच्छा, अभी इसके अंदर ना हम लोग रिज़ल्ट डाल के नहीं देखते हैं, अपना ही कुछ अपेंड करा के देखते हैं। से एच अपेंड कराते हैं स्पेस के साथ। तो ये भाई ये देखते हैं ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही है।
मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, एच 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 भी यहाँ पे ऐड हो जा रहा है, अपेंड हो जा रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं जो जिस फॉर्मेट में वहाँ से रिज़ल्ट आ रहा है उस फॉर्मेट को यहाँ पे राइट कराते वक्त इशू आ रहा है। तो मैं रिज़ल्ट के साथ कुछ ऑपरेशंस लगा सकता हूँ, है ना। जैसे मैं इसको डिकोड करके देखता हूँ इस बार। तो उसके लिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, जे क्वेरी डिकोड जेसन रिस्पॉन्स। तो जे क्वेरी डॉट पार्स जेसन करके फंक्शन होता है। देखते हैं इनमें से कौन सा यूज़ हो पाएगा। ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे पास एक अलग अलग वेबसाइट से अलग अलग फॉर्मेट में डेटा आ सकता है ना। अब हम जो डेटा भेजेंगे वो डेटा हम लोग एरे की फॉर्मेट में भेज सकते हैं, है ना। तो वो एरे हमें प्रिंट कराना आना चाहिए। जेसन के केस में हमें फंक्शंस चेक करने पड़ेंगे किस तरीके से वहाँ से जो डेटा आ रहा है उसको हम किस तरीके से अपने एंड पे पार्ट्स कर पाए, है ना। तो मैं इस फंक्शन का एक बार ट्राई करके देखता हूँ, डॉलर जेस पास जेसन करके। सो अपेंड करूँगा मैं ये फंक्शन जो रिज़ल्ट देगा, इसके अंदर रिज़ल्ट डालते हैं। सिंटैक्स एरर, तो ये पार्स जेसन वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो डॉलर डॉट हटा देता है। नहीं, तो यहाँ पे हमें हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा कि कौन सा हमारा फंक्शन वर्क करेगा, कौन सा नहीं करेगा। एरर है। एक बार ये देख लेते हैं इसका डेटा किस फॉर्मेट में दे करके देता है हमें।
ठीक है, एक और चीज़ मैं ट्राई करता हूँ। जब हम इसको रिक्वेस्ट भेजिए तो हमारे पास यूज़र आईडी है यहाँ पे, ओके, बॉडी के अंदर। यूज़र आईडी को प्रिंट, टाइटल को प्रिंट करा के देखता हूँ। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा console.log result डॉट टाइटल। इस टाइटल को मैं एक बार प्रिंट करा के देखता हूँ HTML में यहाँ पे। ये टाइटल मेरा यहाँ पे प्रिंट हो गया है HTML में, ठीक है। तो इसका रीज़न ना प्रिंट होने का ये हो सकता है कि रिज़ल्ट जो है हमारा वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर, जेसन के ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा टाइटल नाम का एक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसी रिक्वेस्ट जाती है तो मुझे यहाँ पे पता जाता है यूज़र आईडी है, टाइटल है, इस तरीके से। उसके बाद टाइटल या बॉडी है, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर के टाइटल के पैरामीटर को एक्सेस कर, ऐसे मैं बॉडी के पैरामीटर को भी एक्सेस कर सकता हूँ। बॉडी भी यहाँ पे प्रिंट होगी, ठीक है। अब वो ऑब्जेक्ट क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है, क्योंकि उसको मेरे को ऑब्जेक्ट को मेरे को चेंज करना पड़ेगा, उस फॉर्मेट में पार्स करना पड़ेगा एक्चुअली। बट यहाँ पे मैं अभी वो मेरे को फंक्शन नहीं मिल रहा है जिससे कि मैं उसको पार्स कर पाऊँ, तो वो फंक्शन फाइंड आउट करने में मेरे को शायद टाइम लग जाए। इस वजह से अभी जितना है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने जो डेटा अपने खुद के सर्वर से भेजना है, यहाँ से जो हम डेटा मंगाएंगे, है ना, वो डेटा हमारा उसी फॉर्मेट में भेज सकते हैं जिस फॉर्मेट में हमें भेजना है, ठीक है। तो ये तो टेस्ट हम कर लेते हैं कि हाँ HTML की रिक्वेस्ट जा रही है, एजेक्स के फंक्शन में कोई इशू नहीं, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, जैसे हमारा डेटाबेस लोड हो गया है, सिटीज़ कुछ ही कंट्रीज़ की हुई है, तो हम लोग अभी के लिए इसको इसी बेस पे टेस्ट आउट कर लेंगे, जितनी यहाँ पे सिटीज़ है उसी बेस पे टेस्ट आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले होना क्या चाहिए कि हमारा रजिस्ट्रेशन पेज में कंट्रीज़ में सारी की सारी कंट्रीज़ यहाँ पर लिस्ट हो जाए, ओके। अच्छा, अभी तक जो हम लोग कर रहे थे, इसमें जो हमने एजेक्स की रिक्वेस्ट भेजी है, इसमें कोई किसी का डाउट हो कि क्या हुआ था, मतलब कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कोई डाउट है तो बताओ, किसी को पूछना है तो। सिंपली हमने यहाँ पे एजेक्स की कॉल ही करी है, ओके, एंड ऑन क्लिक के किसी बटन के क्लिक पे, बाकी ये कंसोल हमने अपने डिबगिंग के लिए यूज़ करा है। एंड इसका मतलब यही है कि ये रिक्वेस्ट जाएगी इस URL पे, एंड अगर सक्सेसफुल होती है रिक्वेस्ट तो वो क्या करेगा, वो हमारे पास इस फंक्शन को कॉल करेगा। इस फंक्शन के अंदर ये वेरिएबल जो है वो रिज़ल्ट, जो भी इसका रिज़ल्ट होता है वो इसको कैप्चर कर लेता है, एंड उसका हम यूज़ इस फंक्शन के अंदर कहीं पे भी कर सकते हैं। ऐसे ही इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, इसमें एरर नाम की भी एक इसका मेथड होता है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। जैसे सक्सेस लिखा है तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे कॉमा करके एरर लिख सकते हैं, एंड उसके में भी हम लोग कोई फंक्शन कॉल करा सकते हैं, ठीक है। जब हम इस तरीके से फंक्शन कॉल करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन पे एरर भी हमारा मिल जाएगा। तो इस तरीके से एरर के केस में भी कर सकते हैं, बट अभी क्योंकि हमें एक सिंपल एजेक्स कॉल करानी है, अभी हमें एरर हैंडलिंग या ये सब चीज़ें अभी नहीं चेक करनी है ना। तो
अभी तक एजेस की रिक्वेस्ट भेजने में कोई डाउट है? हाँ, इसके रिज़ल्ट किस किस टाइप के आते हैं? एक्सएमएल में भी कई बार रिज़ल्ट आता है, तो उसको हमें फॉर्मेटिंग देखनी पड़ती है कि पार्सिंग कैसे करनी है, इसको अपना रिज़ल्ट कैसे फाइंड आउट करके लाना है, वो एक चीज़ है ना। अभी तो हमें जो डेटा आएगा उस पर हमें लूप भी चलाना है आगे चल के, उसको भी हम लोग देखेंगे। अभी कोई डाउट हो यहाँ तक तो बता सकते हो। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो कंट्रीज़ का ड्रॉप डाउन होता है इसमें सारी कंट्रीज़ की वैल्यू आए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रीज से एक क्वेरी लगानी पड़ेगी कंट्री टेबल पे। तो हमारा काम कहाँ पे होगा, क्वेरी का काम ये ऊपर PHP पे। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग एक क्वेरी बनाएंगे SQL की, और उससे हम लोग कंट्रीज़ का डेटा निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हर टाइम चलना चाहिए, हर समय हमें डेटा चाहिए, इसलिए हम इसको किसी इफ़ कंडीशन के अंदर निकाल रहे हैं। तो हम लिखेंगे डॉलर CO कंट्री SQL। ठीक है, कंट्री की क्वेरी बना रहे, कैसे फाइंड आउट करेंगे हम कंट्री। हम जाएंगे लोकल होस्ट डेटाबेस के अंदर, और ये हमारी क्वेरी है कंट्री फाइंड आउट करने की। तो ये मैंने क्वेरी लिख दी यहाँ पे। एक काम करता हूँ, डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ। ठीक है, सो इस क्वेरी के रिज़ल्ट को मेरे को चेक करना है कि क्या रिज़ल्ट आएगा इसका। ठीक है, तो मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ कंट्री SQL। ठीक है, एंड रिज़ल्ट कंट्री लिख देता हूँ। ठीक है, एंड माय कंट्री क्वेरी रिज़ल्ट लिख देता हूँ। ठीक है, बहुत बड़ा नाम हो रहा है लेकिन ठीक है, हमारे लिए चलेगा। और इसको मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ कि क्या आ रहा है इसके अंदर। मैं क्या करूँगा इसके लिए, इको प्री, देन इको प्री। ठीक है, और इन दोनों प्री के अंदर मेरे को प्रिंट आर करवाना है। चेक करते हैं क्या आता है। कुछ एरर आई है, कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल रिजल्ट कंट्री, रिजल्ट कंट्री, रिजल्ट कंट्री। ओके, ये तो ये वाला रिजल्ट है। ठीक है, और मैंने स्पेलिंग भी यहाँ पे गलत लिखी है, तो इसका ध्यान देना पड़ेगा। सब जगह मैं गलत ही स्पेलिंग लिखूँगा जहाँ जहाँ मैं इस वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ, बट मैंने स्पेलिंग करेक्ट कर दी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा MySQLi रिज़ल्ट के अंदर ये डेटा आ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है ये, करंट फील्ड, फील्ड काउंट, लेंथ, नंबर ऑफ रोज एंड टाइप। ठीक है, नंबर ऑफ रोज और फील्ड, कितने फील्ड है उस टेबल में। ठीक है, अब मुझे नंबर ऑफ रोज को एक्सेस करना है। ठीक है, तो मैं वही करूँगा यहाँ पे MySQL PHP क्वेरी। सो मैंने यहाँ पे रिज़ल्ट आया मेरा, और उसके बाद मैं इस रिज़ल्ट को कैसे एक्सेस कर पाता हूँ ये मुझे देखना है। MySQL fetch array नाम के इस फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे,
इस वेरिएबल को माई SQLi fetch एरे के अंदर डाल दीजिए। तो ये क्या प्रिंट करके देखता है, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी सारी की सारी एक एरे के अंदर कंट्रीज़ के नेम आ रहे हैं। सारी की सारी कंट्रीज़ के नेम नहीं आ रहे, सिर्फ अफ़गानिस्तान कंट्रीज़ की डिटेल्स आ रही है। ठीक है, अच्छा मैं अगर 2 बार इसको प्रिंट करा के देखता हूँ तो क्या होता है। तो पहली बारी में अफ़गानिस्तान की डिटेल्स आ रही है और दूसरी बारी में किसी और कंट्री की डिटेल्स आ रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि जितने बार मैं माई SQLi fetch एरे को कॉल करता हूँ उतने बार मेरे को अलग अलग रिज़ल्ट आते चले आते हैं। ठीक है, तीसरी बार करूँ तो तीसरी किसी कंट्री का रिज़ल्ट आएगा, है ना। देखो अल्बानिया का आ गया, इससे पहले आइलैंड आइसलैंड का आ रहा था, इससे पहले अफ़गानिस्तान। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, अगर इस सारी कंट्रीज़ का डेटा फैच करना है तो मेरे को एक लूप चलाना पड़ेगा, फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप एंड वाइल लूप में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, दोनों में से कोई सा भी लूप हम चला सकते हैं। बट इस तरीके की प्रॉब्लम के लिए वाइल लूप ज़्यादा बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि जब लास्ट रिज़ल्ट आएगा तो ये जो मेरा एरे है ये मेरे को नल या ज़ीरो रिटर्न करके देगा, और जैसे ही ज़ीरो रिटर्न हो जाएगा तो वाइल लूप मेरा चलेगा ही नहीं। वाइल लूप तब तक चलता है जब तक 1 रिटर्न ट्रू हो रही होती है वैल्यू। जैसी वैल्यू फॉल्स होती है वाइल लूप से बाहर आ जाता है हमारा फंक्शन। ठीक है, तो मैं इसे बोलूँगा कि तुम कब तक चलाओ, वेयर इज़ नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, कि जब तक ये नल नहीं है। अब जब ये नल नहीं होगा तो मेरे को ये इसकी फर्स्ट वैल्यू प्रिंट करा के दे दो। और अच्छा, इसको मेरे को डेटा को डालना भी तो पड़ेगा, डॉलर फैच डेटा के नाम से मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो फैच डेटा के अंदर मेरा सारा डेटा आ रहा है ना। और इस डेटा को अब मैं इको करा के देखता हूँ। ठीक है, तो इको फैच डेटा के अंदर मेरे को 1 नंबर की एंट्री नॉट इक्वल टू नल वो प्रिंट करा देंगे। मतलब उसको दिखा रखा है, हाँ। नल भी हो सकती है उसकी वैल्यू इसकी डेटाबेस की। तो जैसे पहली बार हमने रन किया तो पहला रिज़ल्ट आ रहा था। ठीक है, दूसरी बार इसे करा तो दूसरा तीसरा रिज़ल्ट ऐसे आ रहा है ना, जितने बार हम इसको करेंगे। जब हमारे डेटाबेस में कोई भी वैल्यू मतलब सारे की सारे जो एंट्रीज़ है वो प्रिंट हो जाएगी, तो लास्ट में ये जो एरे है वो नल रिटर्न करता है कि हाँ तुम्हारी टेबल में जितनी रोज़ थी वो सारी मैंने तुम्हें बता दी है। अब कोई रो जैसे नहीं हम है, उसमें पहले मतलब ग्रेटर लास्ट एंड तक देन पहुँच जीरो गए, लगाते थे, उस समय ये नल करके देता है हमें। तो उस केस में ये नहीं लगा, वो नहीं लगा सकते इस केस इसलिए में। हाँ 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 लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके। हो सकता है अभी ये काम ना करे, हो सकता है मेरे को वही लगाना पड़े, है ना। नॉट इक्वल बट टू नहीं, मुझे जहाँ तक ग्रेटर लगता है देन नल यहाँ जीरो पे रहेगा। ला करके देखता है, वैसे सही से करके देख लेते हैं, है ना। यानी जीरो आते वैसे ही क्या बोलते लगाते थे हम, नॉट हैं। इक्वल टू हम्म। हाँ वो भी कर सकते हैं, बट अभी देखो जहाँ तक है कि मेरा हाँ ये हाँ इनफाइनाइट लूप चलेगा, जहाँ तक मुझे लगता है ना। क्योंकि यहाँ पे मैं या तो इसको बाहर, इसको या तो असाइन इसको भी कर बाहर रहा असाइन हूँ, करते उसके हैं, बाहर बाद मैं निकालते इसे हैं, चेक भी कर रहा और हूँ, तो फिर इसको ये कुछ गड़बड़ ग्रेटर हो देन सकती लगाते है हैं इसमें। ना, ये तो नॉट अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि नॉट ये इक्वल। कोड काम क्यों कर रहा है। एक्चुअली वो जो इसका फॉर्मेट होता है मेरे को नेट पे भी मिल जाएगा, माई SQLi fetch एरे।
सो इसको किस तरीके से हम लोग यूज़ करें ये भी हमें नेट पे मिल जाएगा। ये है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, सो ये नॉट इक्वल टू नल की भी जरूरत नहीं है। एक बार इस तरीके से ट्राई करते हैं क्या होता है। सारी की सारी कंट्रीज़ का नाम यहाँ पे मेरा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इसके आगे कॉमा भी लगा सकता हूँ। तो इको के साथ मेरे को स्ट्रिंग के साथ कुछ अपेंड करना है तो इससे कॉमा स्पेस में लगा सकता हूँ, ठीक है। तो सारे की सारी कंट्रीज़ का नाम मेरे यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मेरे पास इसका मैं इसको मेरे को यूज़ कहाँ पे करना है, देखो कंट्रोल एक्स करता हूँ। अब देखो HTML के साथ साथ किस तरीके से मैं PHP का यूज़ कर सकता हूँ, है ना। अब पहला ऑप्शन तो मुझे यही रहने देना है कंट्री के केस में, एंड बाकी के ऑप्शंस को चेंज करना है। तो मैं इसको हटा दूँगा, यहाँ पे PHP ओपन करूँगा एंड यहाँ पे PHP बंद करूँगा, ठीक है। उस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये ऑप्शन है मेरा, एंड मैं इको कराऊँगा ऑप्शन सिलेक्टेड, हटा देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन के अंदर मुझे क्या डालना है, नेम डालना ज़रूरी है इसका, है ना। नेम इक्वल टू, वैसे नेम डालना भी बट डाल देते हैं कंट्री, एंड वैल्यू, एंड वैल्यू क्या आएगी मेरी, ये वाला डेटा आएगा। एंड सेम डेटा मेरा यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एरर है, ये लास्ट में डॉट रह गया, ओके बाकी ठीक है। चेक करता हूँ मैं एक बार, तो सेलेक्ट कंट्री के अंदर सारे के सारे कंट्रीज़ के नेम आ जाने चाहिए। आ गए, ठीक है। इंडिया भी होगा, नहीं है, सही है। ओके। सो इस तरीके से मेरा ये काम करता है। अभी कोई डाउट है क्या, बताओ, ठीक है। कैसे मैंने HTML के अंदर PHP का यूज़ करा। अब इसमें एक और चीज़ है, मुझे जब स्टेट फाइंड आउट करना पड़ेगा किसी कंट्री का, तो मुझे वहाँ पे कंट्री आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इस आईडी को भी मैं क्या करता हूँ, मतलब जैसे सेशन की तरह यूज़ करते थे ना, वैल्यू के अंदर इस आईडी को डाल देता हूँ। PHP में इस सेट लगाएंगे ना, सो उसके लिए मेरे पास अगर ये सेट है तो उसी का ही डेटा आया है ना, ऐसे कुछ। ये जो हम इसमें कंट्री सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से स्टेट आएंगी। कहाँ पे, वो अभी देखते हैं, उसका अलग, उसके लिए भी रिक्वेस्ट जाएगी डेटाबेस में।
सो इसको हम लोग एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। मैं क्या देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये चीज़ कि मेरी आईडी कौन से नंबर पे आ रही है ना। अच्छा देखो, मैं आईडी ये भी लिख सकता हूँ, दोनों में एक बार 01, या ये भी लिख सकता हूँ, तो मैं नेम भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। मैं यही चेक करना चाह रहा था, इसके लिए अभी कमेंट कर देता हूँ, है ना। और यहाँ पे मैं 1 की जगह नेम लिख सकता हूँ, ओके। एंड वैल्यू में मेरे को आईडी भेजनी, तो आईडी लिख सकता हूँ, उस कॉलम का नाम, एंड यहाँ पे नेम लिख सकता हूँ। तो अब क्या होगा कि हमारी कंट्री के अंदर ये यहाँ पे तो सारी कंट्री के नेम ही आएंगे, बट यहाँ पे कंट्री की आईडी आ जाएगी ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो हर कंट्री की आईडी मेरे को मिल जाएगी, और इस आईडी का यूज़ मेरे को आगे चल के होगा, ओके। सो अच्छा, अभी तक जो हमने देखो सिंपल सी चीज़ करी है कि डेटाबेस से फैच करके डेटा हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, और इससे पहले हमने बस ये चेक करके देखा था कि एजेक्स की रिक्वेस्ट कैसे हम लोग भेज सकते हैं। अच्छा एक बार बताओ, इसमें कुछ दिक्कत लग रही है, मतलब समझ में आ रही है नहीं चीज़, नहीं, मैंने किया हुआ है, या शुक्ला बता कुछ रहा ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब कुछ अलग करा है? ठीक है, हाँ अगर ये समझ सही में है, आ तू रहा इसको है रिकॉर्डिंग तो कर है ही ना। रहा है ना, एक बार और नहीं देख आ रहा है लेंगे तो थोड़ा फिर सा एक तो बार खुद आइडिया से और हो करके जाएगा। देखोगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि HTML के साथ साथ PHP को इसी तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ पे इस तरह से PHP का कोड लगा दिया जाए, है ना। और देखो अब हमारी असली कोडिंग शुरू हुई है, ठीक है। अभी तक तो बच्चों वाली चीज़ें हो रही थी कि हाँ हो गया, बट क्योंकि देखो अभी हम API कॉल करना सीख रहे हैं, है ना। इसके बाद हम लोग गूगल API का यूज़ करेंगे, तो उसके लिए तो और भी कई चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, उसका रिस्पॉन्स हमें सही से देखना पड़ता है ना। गूगल का पूरा पॉपअप ओपन होकर के आता है, तो वो चीज़ थोड़ा और मुश्किल है, बट ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं ना होने वाली चीज़ है। बट हाँ, PHP और HTML इसी तरीके से एक दूसरे के साथ काम करती है, ठीक है। सो अब हम लोगों को करना है असली काम। जैसे ही हम कंट्री को सेलेक्ट करेंगे वैसे ही हम लोगों का क्या हो जाना चाहिए कि एक रिक्वेस्ट चले जानी चाहिए जो कि हमें स्टेट का डेटा निकाल के देगी, ठीक है। अच्छा मैं सिर्फ इतना ही करके दिखाऊंगा आज की क्लास में कि कंट्री सेलेक्ट करो, उसके बेस पे स्टेट का डेटा आएगा, और स्टेट के डेटा को तुम लोग HTML में वहाँ पे, मतलब यहाँ पे जैसे ये चीज़ है तो कंट्री सेलेक्ट करिए, उस कंट्री के बेस पे स्टेट का नया डेटा आएगा। जैसे दूसरी कंट्री करोगे, और जब स्टेट का सेलेक्ट करेंगे तो उसके बेस पे सिटी का डेटा आना चाहिए। ये चीज़ तुम लोग ट्राई करके देखना एक बार, ठीक है। तो उससे तुम लोगों का भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैंने कंट्री के सिलेक्ट में स्टेट आ रहे हैं, और स्टेट के सिलेक्ट में फिर सिटी तुम करके देख लोगे ना, तो साथ ही साथ रिवीजन हो जाएगा, उसमें जो भी दिक्कतें आएंगी वो तुरंत ही वो हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार मैं ये चीज़ बताता हूँ, एजेक्स रिक्वेस्ट कैसे कॉल करनी है और कैसे हमारे पास स्टेट का डेटा आएगा, ठीक है। सो हमें ये तो पता है कि एजेक्स का हमें कैसे कॉल करनी पड़ती है। सिंपली यहाँ पे हमें उस URL का नाम देना पड़ता है जिसको हिट करेंगे हम लोग, है ना। तो हम लोग देखो फ्रेमवर्क्स में हम अलग अलग URLs बना सकते हैं, बट अभी हम कोर PHP की बात कर रहे हैं और बहुत बेसिक हमारा जो है ना प्रोग्राम है ना। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। नई फाइल बनाएंगे हम, उसका नाम रखेंगे हम states.php। अब
स्टेट डॉट पी एच पी फाइल हमारा क्या करेगी, ये इको करके देगी हेलो स्टेट्स, ठीक है। अच्छा ये कोड इसलिए काम नहीं कर रहा कि पीएचपी का मैंने टैग के अंदर इसको नहीं डाला, अब सही लग रहा है, ठीक है। तो जब भी मैं स्टेट डॉट पी एच पी को ओपन करूँगा, डुप्लीकेट करता हूँ, तो हेलो स्टेट्स यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरी स्टेट्स डॉट पी एच पी है, इसको एजेक्स के थ्रू कॉल करके देखता हूँ रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी पे, इस तरीके से। और जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको अपेंड करता हूँ रिजल्ट डेटा के अंदर, देखते क्या होता है। रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी में रिजल्ट्स के अंदर यहाँ पे जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूँगा तो कुछ आ जाना चाहिए हेलो स्टेट्स करके, और आ गया मेरा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि वो जो स्टेट्स का डेटा है मैं उसको यहाँ पे लोड करा पा रहा हूँ। यही होती है एजेस की एपीआई को कॉल करना, ठीक है। इसके बाद देखो अब मैं अब इसको किस तरह से कॉल करूँगा ये मैं देखता हूँ। जैसे कि अब मेरे को जैसे ही ये चेंज होगा तो मैं तब इसको कॉल करूँगा, है ना। तो जैसे जैसे मैं इस कंट्री को चेंज करता रहूँगा ये बार बार रिक्वेस्ट कॉल होती रहेगी। ये चीज़ मुझे कैसे अचीव करनी है, तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं अच्छा मैं अलग अलग तरीके पहले तरीके से करके देखते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया, उसका नाम रखा मैंने स्टेट्स, गेट स्टेट्स। और ये क्या करेगा ना, ये करेगा ये काम, बट मैं क्या चाहता हूँ ऑन चेंज में कॉल हो ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो इस पूरे को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, बट कुछ गड़बड़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जाएगा मेरा, बट मेरे को ये पूरा नहीं करना, मेरे को बस इतना करना है। ये डॉक्यूमेंट हो गया, ये हो गया, बट मेरे को एजेक्स की कॉल चाहिए बस। तो मैं इतना कोड लेता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। और इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ ऑन। अब ऑन चेंज प्रॉपर्टी देख लेते हैं मैं कैसे यूज़ होती है। ऑन चेंज जेकर ही देख लेते हैं। तो मैंने क्या करा, एक इनपुट ना, इसको ये इनपुट है, इसके इनपुट क्या है, इसको मैंने अच्छा यहाँ पे क्लास नहीं दी, मैंने डायरेक्ट करा है, ठीक है। डॉट चेंज इसी तरीके से यूज़ करके देखते हैं एक बार, है ना। तो हमें क्या करना है कि जो कंट्रीज़ है उसको हमने एक आईडी दे रखी होगी सिलेक्टेड, तो इसकी आईडी क्या है, फ्लोटिंग सिलेक्ट है, इसको मैं आईडी दे देता हूँ कंट्रीज करके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ डॉट कंट्रीज डॉट चेंज, क्लिक की जगह में चेंज कर देता हूँ, इसे हटा देता हूँ। तो डॉट कंट्रीज जब चेंज होगा तो ये सब कुछ होना चाहिए। अब बटन के क्लिक पे नहीं होगा, जब चेंज होगा या इसके बेस पे होगा। चेक करते हैं और कंसोल भी ओपन कर लेंगे कि कोई एरर आ रहा होगा तो पता चल जाएगा। कुछ नहीं हुआ, कोई रिक्वेस्ट भी नहीं गई। ठीक है, तो मैं लिखूँगा ऑन चेंज ड्रॉप डाउन सेलेक्ट। तो सेलेक्ट डॉट ऑन चेंज
ये भी एक तरीका है वैसे, बट अच्छा मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे अलर्ट लगा देता हूँ कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो तो नहीं रहा होगा वैसे, कंट्रीज मैंने क्लास ही दी है ना, कंट्रीज मैंने आईडी दी है, शायद इस वजह से नहीं हो रहा है। मैं इसको हैश कर देता हूँ। देखो अलर्ट आया, हेलो स्टेट्स, अंटार्कटिका, हेलो स्टेट्स। ओके, तो ये एक अच्छी बात है। अब ठीक है, मतलब मेरा जो मैं जैसा चाहता हूँ वैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, एक स्टेट डॉट पी के अंदर कोई वैल्यू पास कराता हूँ। मान लो मैं एक कोई आईडी पास कराता हूँ 1, ठीक है। तो ये जो /1 है ना, अच्छा PHP रिक्वेस्ट पैरामीटर्स, तो डॉलर रिक्वेस्ट करके होता है। मैं इस 1 को कैसे एक्सेस कर सकता हूँ, मैं एक बार ये चेक कर लेता हूँ, है ना। तो उसके लिए मैं स्टेट डॉट PHP में आऊँगा और प्रिंट R करूँगा, $_request, ठीक है। देखते क्या प्रिंट होता है। सो मैंने इसके यहाँ पे /1 डाला है, ठीक है। तो एरे खाली आ रहा है, खाली नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ क्वेश्चन F = R, तो F के अंदर R वैल्यू आ जा रही है, ठीक है। एंड मेरे को चाहिए PHP नेम्ड पैरामीटर्स कर सकते हैं क्या। एक्चुअली क्या है ना, अगर हम कोई फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो वो उन्होंने काफ़ी इजीली हैंडल किया रहता है कि स्लैश के बाद जो ये चीज़ आ रही है उसको हम इजीली रिट्रीव कर सकते हैं। बट इसको हम गेट पोस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते, पोस्ट नहीं बोल सकते हैं, ना ही गेट बोल सकते हैं। नेम्ड आर्ग्यूमेंट शायद एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि फंक्शन के थ्रू ही हम अचीव कर पाएंगे इसे। ठीक है, नहीं इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग गेट करके डेटा भेज लेते हैं, ठीक है। कि /1 नहीं भेजेंगे, हम लोग क्वेश्चन मार्क करके लिख देंगे ID, क्वेश्चन मार्क ID = जो भी होगी, 1 होगी तो 1 आ जाएगी। तो मैं गेट के थ्रू ID को एक्सेस कर रिक्वेस्ट लगा, जैसे हमने अभी रिक्वेस्ट लगाई थी, तो वो किस लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन मार्क, अच्छा हाँ, उसमें गेट हो चाहे पोस्ट हो, दोनों का डेटा शो हो जाता है। तो इसलिए गेट का डेटा वहाँ पे शो हो रहा था, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क करके मैं यहाँ पे लिख दूँगा ID = 1 लिख देता हूँ अभी के लिए। तो होना क्या चाहिए, states.php में मैं एक क्वेरी रन करूँगा इसी तरीके से, ऐसे। यहाँ पे मैंने एक क्वेरी रन करी, ठीक है। एंड क्वेरी रन होने के लिए मेरे को कनेक्शन भी बनाना पड़ेगा क्योंकि वो अलग पेज है, इस वजह से, ठीक है। और
वेयर, अब यहाँ पे कंट्री स्टेट्स है ना मेरा, तो मैं देख लेता हूँ डेटाबेस में इसका नाम क्या है, स्टेट्स ही होना चाहिए। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टेट्स वेयर आई डी इक्वल टू 1 भी लिख देता हूँ, वेयर आई डी इक्वल टू 1। ये मेरा काम कर रहा है, ठीक है। इसी क्वेरी को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, बट 1 की जगह पे मैं अपेंड कर दूँगा डॉट $_ का आईडी, ठीक है। एंड लास्ट में मेरे को क्या करना है, इसको सेमीकोलन भी डालना पड़ेगा। तो मेरी एक क्वेरी बन गई, इसको मैं लिख देता हूँ स्टेट क्वेरी एसक्यूएल, ठीक है, ठीक है। एंड इसका मैं रिज़ल्ट एक बार प्रिंट करके देखूँ, है ना। तो इको फ्री ठीक है। तो देखो इस कंट्री का सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए, हो गया। कंट्री का सारा डेटा यहाँ पे निकल के आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, इस कंट्री का, अच्छा अब मुझे क्या चाहिए ना एक्चुअल में, वेयर कंट्री आईडी इक्वल टू, क्योंकि मुझे कंट्री, उस कंट्री आईडी का सारा डेटा चाहिए, ठीक है। तो मैं इसे कर दूँगा कंट्री आईडी, देखो मुझे वहाँ से मिलेगी कंट्री आईडी, ठीक है। उस कंट्री आईडी के बेस पे सारे के सारे स्टेट्स मेरे को निकल करके आ जाएंगे, ये मुझे चाहिए। मैं एक और काम करता हूँ कि उन स्टेट को ऑप्शंस के फॉर्मेट में भी सेव कर लेता हूँ, ठीक है, वेयर क्वेरी चलाकर। ये बात देख लो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद समझा भी दूंगा कि मैंने कैसे किया। तो जैसे मैंने यहाँ पे वाइल लूप लगाया ना, इसी तरीके से मैं एक वाइल लूप वहाँ पे भी लगाऊंगा, यहाँ पे। और ये क्या करेगा, ये इस एक बार इको करके करवा लेते हैं इसे। मैं सेलेक्ट भी लिख ही देता हूँ क्योंकि इको में अच्छा दिखाई देगा। सेलेक्ट ठीक है। तो यहाँ पे होएगा क्या, डेटाबेस का कनेक्शन बनेगा, कंट्री के आईडी के बेस पे सारे के सारे स्टेट्स निकल करके आ जाएंगे, क्वेरी रन होगी यहाँ पे मेरी, यहाँ पे वाइल लूप लगेगा, ठीक है, स्टेट्स लिख देता हूँ। एंड यहाँ पे ये सारा डेटा मेरा प्रिंट हो जाएगा। चेक करते हैं ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टेट्स के अंदर है अभी, बट आया कुछ नहीं इसके अंदर। इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ एरर आ रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल माई कंट्री क्वेरी रिजल्ट। सो यहाँ पे आना चाहिए माई स्टेट क्वेरी रिजल्ट। आ रहा है। अच्छा इंडिया की कंट्री आईडी देख लेते क्या है। इंडिया की कंट्री आईडी में यहाँ से देख लो, सिलेक्ट
इंडिया, एंड इसको इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ पे मेरे पे कंट्री, अच्छा इंडिया की 101 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आईडी 101 डाल दूँ तो इंडिया की सारी स्टेट्स आ जानी चाहिए। मेघालय आ रहा है सबसे पहले, ठीक है। उत्तर प्रदेश भी है इसमें, ठीक है। एंड आ तो रहे बट वो ऊपर नीचे आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉर्टिंग भी कर सकते हैं हम इन्हें, जैसे मैंने स्टेट्स का डेटा खोला तो ये न्यूमेरिक कोड कुछ आया है यहाँ पे, तो मैं न्यूमेरिक कोड से इसको शॉर्ट भी कर सकता हूँ। शायद न्यूमेरिक कोड इसीलिए है कि मैं सॉर्टिंग कर पाऊँ शायद। एक बार करके देखता हूँ न्यूमेरिक। यहाँ पे मैंने डाला वेयर कंट्री आईडी, अच्छा कंट्रीज में ही है ना, स्टेट्स में जाते हैं। तो यहाँ पे विकी डेटा आईडी में लिखता हूँ, इसके बेस पे सॉर्ट करूँगा, ठीक है। तो पहले मैं लिखूँगा इसमें वेयर कंट्री आईडी इक्वल टू 101, तो इंडिया के सारे आ गए। अभी फ्लिप्स कोड क्या होता है चेक करता हूँ। सॉर्ट ऑर्डर बाय, अच्छा ये भी क्वेरी होती है ऑर्डर से लगाना हो तो। फ्लिप्स असेंडिंग, तो इसको शो ऑल करता हूँ। एंड उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश लास्ट में आ रहे हैं, बट मैं एक काम और कर सकता हूँ, ऑर्डर बाय नेम, ठीक है। अब सही है ना, इसी तरीके से। तो मैं क्वेरी में ये चेंज कर देता हूँ। ये क्वेरी है मेरी, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे जो डेटा आएगा वो असेंडिंग ऑर्डर वाइज आएगा, है ना। तो इसका मतलब मेरा कोड सही काम कर रहा है। अब देखो सिंपल है, अब तो है ना, मुझे कुछ नहीं करना है, इस रिजल्ट को वहाँ पे अपेंड कर देना है, ठीक है। कहाँ पे अपेंड कर देना है? सेलेक्ट सिटी के नीचे। तो मैं एक काम करता हूँ, registration.php पे गया, ठीक है। और अच्छा वहाँ से जो भी डेटा आएगा ना उसको मुझको यहाँ पे अपेंड कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको एक डिवीज़न ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको आईडी दे देता हूँ स्टेट डेटा, ठीक है। और इस डिवीज़न के अंदर सबसे पहले लिखा रहेगा सिलेक्ट कंट्री, ठीक है। तो जब कंट्री सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे डेटा आना चाहिए। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा फिर, स्टेट्स डेटा, तो ये जो है ना ये अपेंड कर दे रिज़ल्ट को स्टेट्स डेटा में, ठीक है। अपेंड ना करे, ये HTML कर दे, इसका मतलब वो रिप्लेस हो जाएगा और नई वैल्यू कर देगी वहाँ पे, ठीक है। ID 1 भेजूँगा, ठीक रहेगा। अभी एक के लिए ट्राई करते हैं, एक ID के लिए क्या आता है, ओके। मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, देखो सेलेक्ट कंट्री फर्स्ट, ठीक है। इसका मतलब पहले कंट्री सेलेक्ट करो, तब
हम ऑप्शन देंगे तुम्हें कि तुम स्टेट सेलेक्ट कर पाओ, ठीक है। और नीचे आएगा सिलेक्ट स्टेट पर, तो मैं इसको चेंज करूँगा अफ़गानिस्तान से, एंड कुछ नहीं हुआ, बट नेटवर्क में रिक्वेस्ट गई है एंड ये आया भी है, बट ये ऐड नहीं हुआ यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे अपेंड नहीं हुआ ये डेटा, है ना। और यहाँ पे डिवीज़न भी नहीं आया हुआ है मेरा वाला, चेक करता हूँ ये डिवीज़न क्यों नहीं आई यहाँ पे। नेम स्टेट के अंदर मैंने डाला हुआ है, नहीं आता है क्या ऐसे, स्पैन आ सकता है क्या, बस चेक करता हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, स्पैन वगैरह ये सब हटा करके मैं इसी को आईडी दे देता हूँ स्टेट्स करके, ठीक है। तो इसी को रिप्लेस कर देगा वो डेटा। रिफ्रेश करता हूँ तो कंसोल में कोई एरर नहीं थी पहले भी, अभी भी। और मैं कंट्री चेंज करके देखता हूँ अफ़गानिस्तान, तो देखो यहाँ पे मेरा स्टेट चेंज हो गया है, ठीक है, सारे के सारे स्टेट आ गए। बट अभी एक दिक्कत है, अभी क्या करेगा कि मैं कोई सी भी कंट्री सेलेक्ट करूँ वो हमेशा क्या करेगा, ID 1 पे रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। तो मैं इसको अब डायनामिक कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जैसे ही वो यहाँ पे क्लिक करें कंट्रीज़ में, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंज होने पे उसे इसकी आईडी देनी है। किसकी आईडी देनी है, सिलेक्टेड कंट्री की आईडी मेरे को देनी है, ठीक है। अच्छा, मुझे कोड याद नहीं है और ना ही हमें याद रखना होता है जब तक गूगल है, ठीक है। मैं लिखूँगा गेट आईडी ऑफ सिलेक्टेड ऑप्शन जेकर, तो ठीक है, एक ये तरीका है। इसको मैं एक बार करके देखूं कि इससे क्या आता है। तो मैं क्या करूँगा ना, इस फंक्शन के अंदर console.log करा देता हूँ। तो ये क्या करेगा, $this.children का सिलेक्टेड का आईडी एट्रीब्यूट, आईडी भी नहीं, वैल्यू एट्रीब्यूट मेरे को दे देगा। देखते हैं, सो मैं कंट्री चेंज करूँगा अल्जेरिया। console.log में अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है, नहीं ढूंढ पा रहा है। ठीक है, कोई नहीं, कुछ और ट्राई करेंगे। तो हो सकता है वो $this को ना ढूंढ पा रहा हो। क्यों? क्योंकि अभी हम कंट्रीज़ के अंदर है, ठीक है। तो दिस का मतलब वो कह रहा है कंट्रीज़। अच्छा, एक बार मैं दिस को लॉक करके देखता हूँ, सिर्फ दिस को क्या लॉक होता है। इसके अंदर कुछ आ रहा है मेरा, ठीक है। क्या आ रहा है एक बार थोड़ा बहुत पता चल जाए क्या चीज़ है। दिस का मैं दिस डॉट एट्रीब्यूट
प्रोटोटाइप वैल्यू ऑफ टू स्ट्रिंग get the class या id of the selected देखते हैं टेक्स्ट ले लो क्या दिस डॉट टेक्स्ट कुछ होता होगा चेक करते हैं नहीं डॉट टेक्स्ट कोई फंक्शन नहीं होता वो कह रहा है तो ये तो वर्क नहीं करा हमारा फाइंड ही यूज़ करा था क्या मैं इतने को कंसोल करा के देखते हैं इतने में भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है बट लेंथ 0 आ रही है बट वैल्यू देखिए एक बार वैल्यू में क्या आ रहा है कंट्रोल Z करने पे एट्रीब्यूट है ना कंट्रोल Y करता हूँ डॉट वैल्यू में ऐसे भी कर देना होता है अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है ठीक है और कुछ आ नहीं रहा है और कुछ चेक करते हैं आईडी लगा आईडी डॉट वैल्यू कर आईडी देते लगाया हैं। था ये हमने चेक करते हैं नहीं नहीं वो उसका एट्रीब्यूट हम लोग पॉइंट कर रहे हैं ये करके देखते हैं क्या है अनडिफाइंड की प्रॉपर्टीज नहीं वो फाइंड आउट कर पा रहे हैं इसका मतलब इसके अंदर कुछ सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो हम एक काम करते हैं ना क्लास से एक्सेस करते हैं इसे वो ज़्यादा बेटर रहेगा गेट वैल्यू ऑफ द सिलेक्टेड ऑप्शन jQuery बाय नेम करते हैं ठीक है इसको चेक करते हैं इसे ही काम कर रहे हैं ठीक है सो हम लोग क्या करेंगे ना इस वैल्यू को
यहाँ पे अपेंड कर दिए, तो जावास्क्रिप्ट में प्लस करके अपेंड करते हैं, जबकि पीएचपी में हम क्या करते हैं। अच्छा, मैं इसको और भी थोड़ा इसको लिख देता हूँ मैं, वेरिएबल कंट्री आईडी। अच्छा, इससे क्या होता है, रीडेबल फॉर्मेट होता है ना, कोई भी हाँ समझ जाएगा। अच्छा, कंट्री आईडी है, ओके, तो कंट्री आईडी यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, तो रीड करने में आसानी हो जाती है। अब देखो, अब हमारा काम बन जाना चाहिए सारा, एंड देखते हैं क्या होता है। तो मैंने करा अफ़गानिस्तान, तो यहाँ पे आ गया, ये सब आ गए। मैंने करा एंडोरा, तो एंडोरा के स्टेट आ गए। मैंने किया साइप्रस, इसके आ गए। फ्रांस, फ्रांस के आ गए। इंडिया, ठीक है, इंडिया के भी स्टेट आ गए। तो देखो, ये चीज़ देखो बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने किस किस तरीके से इसको अचीव करा है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक क्वेरी रन करी। वो डेटाबेस कहाँ से जो कि हमें करवाया था सारी रिजल्ट? कंट्रीज़ का रिजल्ट डेटाबेस से निकाल करके देगी। हाँ, कहाँ से? ठीक है, और फिर हमने इंपोर्ट कराया था ना हमने डेटाबेस को। नहीं, पहले नहीं थी ना, कहीं बाहर से कराई थी ना, कहाँ से? डेटाबेस को हमने हाँ, यहाँ से इंपोर्ट करवाई थी, ये टेबल्स, 3 टेबल। हाँ, वो मुझे लग रहा है, हाँ वो वीडियो पहले में हमारे देख लेना, सिस्टम में मैंने थी शुरू या में इंपोर्ट करी थी ऑनलाइन यहाँ से करी जा करके। ठीक है, तो कैसे इंपोर्ट करी थी वो ऑलरेडी मतलब करा हुआ है हमने ये चीज़। हाँ, डाउनलोड करी ना ऑनलाइन। हाँ, ठीक है। उसके बाद हमने एक वाइल लूप लगाया, और सारी की सारी कंट्री का डेटा हमारे यहाँ पे शो होने लगा ड्रॉप डाउन में। ठीक है, एंड इसके बाद हमने सिंपल देखो 3 स्टेप करे। तीसरे स्टेप में हमने ये करा कि एक एजेंट्स की क्वेरी रन करी, है ना, और अपना स्टेट्स की सारी डेटा हम यहाँ से फैच कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमें स्टेट्स डॉट पीएचपी का एक ये भी बनाना पड़ा, जो कि डायनामिक हो, कि जो यहाँ पे आईडी के बेस पे मेरे को उस कंट्री के सारी स्टेट्स का रिज़ल्ट निकाल के दे, और उसको ऑप्शंस वाले फॉर्मेट में लगा के भी दे दें। ठीक है, तो इस तरीके से फिर मेरा जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो काम कर रहा था, है ना। एंड अभी भी तो बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, बट हाँ, एक बार खुद से करके देख लोगे ना तो समझ में आ जाएगा। एक बार अभी करके देख लेना। अच्छा, अमेरिकन समोआ मैंने कराई है, इसमें कुछ नहीं आया है, तो पता नहीं इसकी कोई स्टेट्स नहीं होगी इसलिए नहीं आया होगा शायद। इजिप्ट का भी आ रहा है, कौन सी जगह है, इसका कोई स्टेट ही नहीं है डेटाबेस में। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस में है ही नहीं उसकी एंट्री, तो इस वजह से नहीं आ रहा है। तो अब देखो, टास्क ये है, कल संडे है वैसे भी, है ना, मुझे भी ये चीज़ बताने में 2 घंटे लग गए। ठीक है, तो अपने एंड से करके देखोगे तो 3 से 4 घंटे लगेंगे, बट एक बार ये चीज़ करके देख लोगे ना कि स्टेट के बेस पे कैसे सिटी का डेटा आता है ना, तो ये चीज़ तुम्हारी हमेशा के लिए फिट हो जाएगी दिमाग में कि इस तरीके के ड्रॉप डाउन को किस तरीके से हैंडल करते हैं। इसके अलावा इसमें डाउट भी आ सकते हैं, है ना, इश्यूज एरर्स भी आ सकते हैं। तो मेरे केस में तो जो एरर आते थे मुझे ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया था कि हाँ इस तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा, या 2-3 चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ मैं। बट हो सकता है तुम्हारे केस में कुछ समझ में ना आए क्या करना है, या नेट पे ढूंढो तो भी ना मिले, तो उस केस में मेरे को चाहे कॉल कर लेना या पूछ लेना मुझसे उसी टाइम पे, कुछ भी दिक्कत आती है, बट इसको अचीव करके देख लेना। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोगों को जो एक लॉगिन फॉर्म को कनेक्ट करना है और जो एडमिन पेज बनाना है। ठीक है, ये 2 चीज़ें, और इसके अलावा गूगल एपीआई जो हमें कॉल करनी है, लॉगिन विद गूगल का जो बटन आता है उसको। लॉगिन विद गूगल में तो थोड़ा टाइम लग सकता है,
इसीलिए कल हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए हमें, और अगर नहीं भी हुआ तो हम लोग अ, जितना हो पाएगा गूगल लॉगिन विद गूगल का आधा पार्ट तक कर लेंगे, उसका हाफ पार्ट जो होगा वो फिर नेक्स्ट डे कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया था, डेली लगभग 2 घंटे में हम लोग कर रहे हैं, और 3 दिन, चौथा दिन आज हमारा, ठीक है। चौथे दिन में हमने मेन मेन चीज़ें सभी अचीव कर ली है, ठीक है। और अब हमारा स्टूडेंट का पेज रह रहा है, उसमें कुछ फंक्शनैलिटी जोड़नी है, डिलीट करने वाली, एडिट करने वाली। इसके अलावा हमारे पास पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी करनी है, जिसमें कि ओटीपी आएगा ईमेल आईडी पे। उस ओटीपी को हम लोग एंटर करेंगे तो ही हम पासवर्ड चेंज कर पाएंगे, ठीक है। एक ये वाली फंक्शनैलिटी, एक गूगल एपीआई वाली फंक्शनैलिटी। लॉगिन विद गूगल। इसके अलावा मेरे हिसाब से तो 2-3 ही चीज़ें रह रही है। क्या क्या 3 चीज़ें? एक तो एडमिन पेज बनाना है जिसमें एडमिन एडिट और डिलीट कर पाए, ठीक है। और लॉगिन पेज को कनेक्ट करना, और उसके साथ बाद फिर गूगल का लॉगिन एंड ओटीपी फॉरगॉट पासवर्ड करने वाला, ठीक है। तो पहले प्रोजेक्ट में यही सारी चीज़ें हमने डिसाइड करी थी। कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं ना जो कि मैंने बोली हो और वो ना करी हो हमने अभी पहले प्रोजेक्ट के हिसाब से, है ना। तो इसके बाद जैसे हमारा मान लो 3 दिन और मान के चलते हैं, ठीक है। हफ्ते भर का वैसे भी हम लोगों ने रखा था इसको तो 3 दिन में अगर हमारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसके नेक्स्ट डे से हम एक और नया प्रोजेक्ट करेंगे जिसका नाम होगा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पहले भी बनाया हुआ है हमने, बट उसमें हमने बुक कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उसको रैक्स असाइन होगी, उस किसी कोई बुक किस रैक में किस एड्रेस पे जा कर के है, ये हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। इस तरह की टेक्निकल चीज़ें हमने उस पर नहीं करी हुई है, ठीक है। तो इस बार जो हम लोग बनाएंगे बुक मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें सारी टिपिकल चीज़ें करेंगे कि किस स्टूडेंट को कितनी बुक इशू करा रखी है, या एडमिन को बुक इशू करानी हो तो किस तरीके से इशू करवाएगा बुक को, है ना। एक कंप्लीट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग बनाएंगे। वो भी हम लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक लेते हुए चलेंगे। HTML से शुरू करेंगे और फाइनल लास्ट हम लोग PHP वगैरह सब कुछ पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। उसमें भी कुछ देखो यही सारी चीज़ें उसमें भी इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो अगले दिन से ही हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी चालू कर देंगे, और किसी और को इंटरेस्टेड हो तो फिर वो भी कर सकता है, ठीक है।